नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सत्ताधारियों में खोट, ईवीएम में हमारे वोट। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड में कांग्रेस ने ईवीएम सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आशंकाएं व्यक्त करते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बताया है कि देहरादून रायपुर स्थित एक ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाते हुए दो लोग दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जहां परिंदे को भी पर मारना नहीं चाहिए, वहां ईवीएम स्ट्रांग रूम और उसके आसपास रायपुर स्टेडियम में मजदूर के वेश में कुछ लोग स्ट्रांग रूम के आसपास आराम से टहलते आते जाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सवाल यह है कि सत्ता की नीयत क्या है। सत्ता की नीयत में यदि खोट हो तो फिर उस पर विश्वास करना कठिन ही नहीं बल्कि घातक हो जाता है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने अपने एक अन्य पोस्ट में मतदान के नए आंकड़े जारी होने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान हुआ, लेकिन चुनाव आयोग को कुल मतदान का प्रतिशत देने में 11 दिन कैसे लग गए हैं। वहीं हरीश रावत की ओर से ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि देश भर में बनते माहौल को देखते हुए कांग्रेस ने अभी से हार के बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस को सरकार की नीयत पर शक है। आखिर कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम के बाहर कौन लोग घूम रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद राज्य में अब ईवीएम के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी शेयर करते हुए बताया है कि देहरादून के रायपुर स्थित एक ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाते हुए 2 लोग दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जहां परिंदे को भी पर नहीं मारना चाहिए, वह ईवीएम स्ट्रांग रूम और उसके आसपास रायपुर स्टेडियम में मजदूर के वेश में कुछ लोग स्ट्रांग रूम के आसपास आराम से टहलते आते जाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल सत्ता की नीयत का है। सत्ता की नीयत में यदि खोट हो तो फिर उस पर विश्वास करना कठिन नहीं है बल्कि घातक हो जाता है। ईवीएम सुरक्षा में कई पहलू हैं और जहाँ ईवीएम रखी है उसके आसपास का एरिया 100% सीसीटीवी कैमरे के जद में होना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। और रायपुर में कुछ लोग ऐसे दिखाई दिए हैं जो किस टीवी कैमरे के जद में आए हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि वो जो है कहीं न कहीं स्ट्रांग रूम के आसपास के क्षेत्र में है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे अंगुली उठा रहे हैं। भाई जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और उसकी जो सील खुलती है, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन सील खुलेगी और उसकी पहरेदारी के लिए जो सुरक्षा बल वहां पे काम कर रहे हैं उन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट और हार का एक सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा कारण है। और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है और झुंझलाहट है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही मैदान में उतरे 55 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है। अपनी अपनी जीत की उम्मीद में सभी उम्मीदवार अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच अब ईवीएम की सुरक्षा और कुल मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा देरी से आने के मुद्दे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हरीश रावत से पहले कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने स्ट्रांग रूम परिसर में सुरक्षा कर्मचारियों की मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती भवन से बाहर करने की मांग उठाई है। वहीं भाजपा का आरोप है कि हार के बहाने कांग्रेसियों ने अभी से तलाशने शुरू कर दिए हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए, और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रह के सुरक्षा होगी, तो फिर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहाँ पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है, तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नज़र नहीं आती। पर जहाँ पर बिल्डिंग पूरी तरह बंद है और हमारे कैंडिडेटों के जो एजेंट्स हैं उनकी नज़र उस बिल्डिंग के अंदर पड़ी नहीं रही, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वहाँ थोड़ा ये होता है कि भाई एक्सेस हमें वहाँ तक मिलनी चाहिए। सर, माहौल किस तरह से देख रहे हैं? आपने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। जी, सीएम साहब कह रहे 5 सीटें जीत रहे, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, वो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे होंगे कि 5 सीटें जीतेंगे। अब तो बंद है ना मशीनों में, तो अब ये कहना कि मैं ही जीत रहा हूँ, इसके लिए 4 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने इस समय बदलाव के लिए वोटिंग की है। पूरे देश और प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उस कारण कांग्रेस में हताशा है, निराशा है, और वो हार के बहाने पहले ढूंढने लगी है। कभी ईवीएम को लेकर के, कभी कुछ बहाने बना करके वो बहाने ढूंढ रही है। और मुझे लगता है कि 2014 और 19 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड जीत उत्तराखंड के लोग नरेंद्र भाई मोदी को देने वाले हैं, और तीसरी बार आज नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े करना कोई नई बात नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस ने अभी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था और कुल मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा देरी से जारी करने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इस मामले की जांच की भी मांग की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों कांग्रेस को सरकार की नीयत पर शक है? आखिर कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम के बाहर कौन लोग घूम रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो बात कर रहे हैं सत्ताधारियों में घोच, ईवीएम में हमारे वोट। आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हरीश रावत ने ये विषय उठाया है कि जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर 2 लोग घूमते हुए नजर आए हैं, और जहां पर परिंदे को भी पर मारने की अनुमति नहीं है, वहां पर ये 2 लोग कैसे घूम रहे हैं। तो ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो मैं ये सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आती है। विपक्ष कहीं ना कहीं डर रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजियां जो है वो की जा रही हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हनी पाठक जी आपसे ही कर लेते हैं। अगर हम बात करें हरीश रावत की, तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि स्ट्रांग रूम के बाहर 2 लोग देखे गए हैं, आपकी नीयत में खोट है, और आप कहीं ना कहीं ईवीएम के जरिए जीत हासिल करना चाहते हैं। नमस्कार यशी जी। दूसरा, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? जी आ रही है। यशी जी, इससे ज्यादा हास्यास्पद बयान मुझे नहीं लगता कि कोई इनके, जिसको ये दिग्गज नेता मानते हैं, वो दे सकते हैं। आप काफी समझदार हैं यशी जी, मैं पर्सनली भी आपको जानती हूँ। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी माफी के साथ जी। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी है,
सीसीटीवी की कवरेज इन सभी नेताओं के पास है, नहीं तो ये सीसीटीवी लीक भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं है, ये सीसीटीवी लीक कांग्रेस पार्टी ने बाहर किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में, मन में किसी चीज में खोट होती तो ये सीसीटीवी लीक कैसे हो जाता? सीसीटीवी है का मतलब है कि तुमने ये चीजें देख ली, तो ईवीएम में अगर छेड़छाड़ हो रही होती तो ईवीएम में भी छेड़छाड़ देख ली होती। ये कितना बड़ा मजाक। और अब मैं कहूंगी कि ये जिस स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अपने मजाक उड़वाने की एक हद होती है, एक हद होती है अपने मजाक उड़वाने की, लेकिन हरीश रावत जी ने अपने मजाक उड़ाने की हद भी पार कर दी है इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी शुरू करके। इनको तो तभी सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से जब लोग व्हाट्सएप पे चुटकुले मैसेजेस भेजते हैं तो इनके दिग्गज नेताओं का हंसता हुआ वो और रोता हुआ वो भेजते हैं कि ईवीएम का रोना कब से शुरू करना है, और अभी से इन्होंने रोना शुरू कर दिया, जिसमें से अभी इन्होंने वोटिंग हुई है, वोटिंग का परसेंटेज, और दूसरा उन्होंने मजाक वाली बात कही कि वोटिंग का परसेंटेज बताने में 11 दिन लगा दिए। कौन सी दुनिया में रहते हैं हरीश रावत जी? वोटिंग परसेंटेज यशी जी आपकी चैनल में ही डिबेट की, उस दिन शाम 4 बजे मैं नहीं बैठी थी, हमारे प्रवक्ता एक दूसरे बैठे थे, उसमें आप लोगों ने ही दिखाया था कि उत्तराखंड में इतने परसेंट वोट हुआ है, क्यों मतगणना नीचे गई है, ये चीज का जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये आपके चैनल की डिबेट है, तो मुझे ये बताइए, आपने 11 दिन बाद वो डिबेट करी थी, आपको आंकड़े वहां कहां से प्राप्त हो गए थे यशी जी? वो आंकड़े मतलब एक न्यूज चैनल की एंकर को प्राप्त हो गए, वो आंकड़े जनता को प्राप्त हो गए, वो आंकड़े उत्तराखंड ने देख लिए, उस पर बातें शुरू हो गई। मैंने 12-13 बाइटें दे दी कि मतदान का प्रतिशत इतना गड़ा क्यों है, ये गिरा क्यों है। धामी जी ने तो संज्ञान भी ले लिया है उन जगहों का जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम आया, और सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको लेकर एक बैठक कर ली और उनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए उन्होंने वहां टीम तैनात करवा दी, और उनको 11 दिन कौन सी निंद्रा में थे, कौन सी तंद्रा में थे, कौन से पुत्रमों में थे, जो 11 दिन अपनी थकान मिटाने में लग गई उनको कि 11 दिन तक वो देख नहीं पाए। तो इस तरीके का मजाक ना करें, क्योंकि इस तरह आप सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का मजाक बना रहे हैं। ईडी पे भरोसा नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं, जनता पे भरोसा नहीं। भरोसा किस पे है? अपने आप पर। और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। कुछ दिन पहले यशी जी एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, जिसने याचिका करी थी, उस याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह झाड़ा और उन्होंने कहा हम अभी वो दौर नहीं भूले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात है कि अभी हम वो दौर नहीं भूले हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो किस प्रकार से गलतियां हुआ करती थी। उनकी दूसरी लाइन थी, उसने याचिकाकर्ता ने अमेरिका वगैरह का एग्जांपल दिया, तो जर्मनी का एग्जांपल दिया, सॉरी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जर्मनी की जनता और हमारी जनता में आप तुलना नहीं कर सकते हैं। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं और मुझे पता है कि बैलेट पेपर की काउंटिंग में किस प्रकार से बूथों में कब्जा किया जाता था, बक्से ले लेकर भाग जाते थे लोग। इस तरीके की चीजें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। जब तो सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरीके की बात ना करे तो तुम्हारे फेवर में बोलता है, जब सुप्रीम कोर्ट का जज किसी और चीजों पे बात कर दे तो हमारे फेवर में बोलता है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी गलत बोल दिया, उन्होंने इस तरीके के सेंटेंस दिया है। ये भी चीजें इनको पता होनी चाहिए। ठीक हनी पाठक जी, वापस आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत मौका आगे मिलेगा आपको। ठीक है, आशीष नौटियाल जी का रिएक्शन ले लेते हैं जरा। आशीष नौटियाल जी, हरीश रावत जी ने जो बातें कही हैं ईवीएम को लेकर, क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए ये तो तय था कि विपक्ष ईवीएम पर दोष मढ़ सकता है, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी? जैसा कि सत्ता पक्ष में अभी हनी पाठक जिस बात को कह रही थी कि अभी थोड़ा रुक जाते, अभी तो समय है 4 जून को आने में। जी, हमने 3-4 दिन बाद ही इसकी रिपोर्ट करी थी चुनाव आयोग को। हम रावत जी खुद गए थे वहाँ, रावत जी ने देखा था कि उसमें कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाने का मतलब पर्याप्त नहीं होता, वो कैमरा किस जगह पर है ये भी देखा जाता है। पीछे की साइड कैमरा नहीं है जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने उस दिन भी बताया था कि वहाँ पे कुछ जो सुरक्षा कर्मी है वो अंदर घूम रहे हैं। तो अब सुरक्षा कर्मी के भेष पे कौन हो सकता है ये तो नहीं बताया जा सकता, वो अंदर जाने की जरूरत क्या है, जब कोई अंदर नहीं है तो वो अंदर क्यों है। तो इस पे उन्होंने जरूर शक जाहिर किया था। और मुझे लगता है हरीश रावत जी हम सबसे बड़े सीनियर नेता है, हम इनसे आगे हम तो नहीं है ना। जैसे अभी बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही है, हरीश रावत जी को बोलने का मुझे नहीं लगता कि हम लोग हरीश रावत जी पे उंगली उठा सकते हैं कोई भी राजनीति में। हरीश रावत जी का ज्ञान है, उन्होंने सीएम रहे हैं,
मंत्री रहे हैं, सब कुछ देखा है उन्होंने। कोई ऐसे कोई छोटे बच्चे थोड़ी है कोई बात ऐसी बोल देंगे। अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो उसे निश्चित गंभीरता से आशीष लेना नौटियाल जी, चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल हरीश रावत जी की गंभीरता को समझती हूँ, लेकिन हरीश रावत जी ने जब कहा था कि कांग्रेस आलसी हो गई है या इस तरीके की बातें कह रहे तो उस वक्त भी उनको थोड़ा गंभीरता से ले लेते। अगर निश्चित उनकी उन्होंने और बिल्कुल बातों लिया को गया, गंभीरता से लेते हैं तो लिया फिर निश्चित लिया गया। हमने मना नहीं किया कि हरीश रावत जी ने कहा लोगों को कि आलसी हो गए हैं, और किन लोगों को कहा वो समझ गए होंगे जिनको कहा था। अपने कुछ नेताओं को उन्होंने इशारा किया, और जिसके लिए इशारा किया वो समझ गया कि इशारा किस ओर है। जो आदमी चुनाव के टाइम पे घर से नहीं निकल रहा था, निश्चित उन्होंने उसकी ओर इशारा किया। हर आदमी नहीं निकलता है, कुछ आदमी अपने किसी ना किसी कारण से नहीं आ रहा था तो उन्होंने कुछ इशारा किया, तो हमने उसको गंभीरता से उस बात को भी लिया, और उनकी इस बात को भी हम गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा है तो निश्चित उसके पीछे तर्क है, और उसके लिए हम ज्ञापन दे भी चुके हैं कि वहां अंदर की जो सिक्योरिटी है वो पूरी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। हो सकता है कि अब देखिए पॉसिबल कुछ भी है दुनिया में, ऐसा नहीं है कोई पॉसिबल नहीं है, हर चीज की संभावनाएं हो सकती हैं। तो उन्होंने जो कहा है उसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए, और उस पर कार्रवाई करनी भी चाहिए। किसी उनसे पूछना चाहिए उन्हें किस चीज पे शक हुआ है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो एक कैमरे का मुंह एक तरफ और कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। अगर आपने 10 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, अगर उनकी तसल्ली के लिए और सही सब कुछ सही के लिए अगर 11वां कैमरा लगाना पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो इस बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए, सीरियस बात है, और हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने उस दिन भी ये बात कही थी, हमने उनके कहने के मुताबिक उस दिन भी ज्ञापन दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए विश्वास तो हमें वाकई नहीं है, और हमें क्या जनता को विश्वास नहीं है। झूठ बोलने का काम करते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं, तो विश्वास कैसे करें बताएं। आप राजनीति करते करते महिलाओं के मंगलसूत्र तक पहुंच जाते हैं, तो आप पे विश्वास कैसे करें। आप कहाँ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? हानि जी रुकेगा प्लीज। वोटिंग परसेंट पे जिन्होंने सवाल उठाए, एक रिपोर्ट आई है अभी 11 दिन बाद, उन्होंने जिसको बोला है, मैंने भी कोई नहीं, वो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, उसकी जानकारी मुझे भी है कि एक दोबारा से चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें परसेंटेज बढ़े हुए भी नजर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 11 दिन बाद की चुनाव आयोग ने घोषणा करी, इसका मैंने भी कोई पढ़ा है न्यूज चैनल में, मैंने भी पढ़ा है। सच्चाई है कि मतलब ये नहीं, उसने देखिए अभी खुद बीजेपी प्रवक्ता ने माना कि हम उसी दिन शाम को डिबेट में बैठे थे, और हमने डिबेट की थी कि वोटिंग परसेंट कम हुआ। मैं भी उस डिबेट में रहा, और हमने भी इस पे बात करी और बड़ी चर्चाएं भी। लेकिन 11 दिन बाद आंकड़ा बदल जाता है, तो ये तो सोचने लायक बात है कि अचानक से 11 दिन बाद रिपोर्ट आती है। बताइए, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, कोई ऐसा जमाना तो है नहीं। सब कुछ डाटा उसी समय, जब इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है शाम को 5 बजे, तो रिपोर्ट तुरंत बनती है और मिलती है। जो हमारा अंदर बूथ में बैठा हुआ आदमी होता है उसको रिपोर्ट भी मिलती है, तो आंकड़ा तो निश्चित शाम को ही मिल जाता है। पर 11 दिन बाद बदली हुई रिपोर्ट कैसे आई, इस बात पे भी निश्चित शक होता है, और होना भी चाहिए कि 11 दिन बाद आप आंकड़े अगर कुछ अलग बता रहे हैं तो ऐसा कहां से हुआ। रुकेगा हनी पाठक जी, रुक जाइए। सत्ता पक्ष के जो नेगेटिव जो सत्ता पक्ष के प्रति जो समाज में फैली है उसे चेंज करने के लिए इन्होंने डाटा चेंज करवाया या क्या किया, तो इस पे निश्चित शक होता है। ठीक है, मनोज यादव जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद हनी पाठक जी आपके पास आते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं जो हरीश रावत ने बात कही है कि जो लोग देखे गए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? साथ ही साथ ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ के आया 11 दिन बाद जो रिपोर्ट आई, उसको लेकर जो उन्होंने बात कही है, इसको कैसे देख रहे हैं? यशी जी, जो चुनाव है भारत का, भारतीय लोकतंत्र का, वो पूर्णतः पारदर्शी होना चाहिए। उसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और वो चुनाव सबके लिए बराबरी का मौका प्रदान करे, प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक प्रत्याशी को। ये लोकतंत्र में अपेक्षा रखी जाती है, लोकतंत्र इसी को कहा जाता है। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग पे प्रश्न जो लग रहे हैं वो इसलिए नहीं लग रहे कि जनता चाह रही है कि चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगे। मैं आपको बताऊं कि सरकार का जो पिछली सरकार रही है, उसने जो जिस तरीके का विधेयक संसद के भीतर पारित किया, और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया पैनल से, सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से, उससे एक शंका और शुबा जो है उसको आमंत्रित किया है जो सरकार है हमारी, वर्तमान में कहा जा सकता है इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी चल रही है, उसके द्वारा। देखिए, चुनाव
चुनाव में ईवीएम एक बहुत बड़ा विषय आज से नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी और पीवी नरसिम्हन जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तिका है, उसमें ईवीएम पे सवाल उठाए गए और बहुत सारे पीआईएल्स पहले भी डलती रही हैं और अभी भी डल रही हैं। और जो विपक्ष में रहता है वो ईवीएम पे सवाल उठाता है। और ईवीएम की जो सुरक्षा का जो मैनुअल है, अगर आप पूरा इलेक्शन कमीशन का मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें ईवीएम पे अगर कहीं पे छेड़छाड़, मतलब कहीं पे उस पे टेम्परिंग हो सकती है, तो वो सिर्फ जो स्ट्रांग रूम्स है वहां पर हो सकती है। ये ऐसा इलेक्शन कमीशन कहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात को कहती है कि हम क्योंकि वहां पे 3 टायर सिक्योरिटी देते हैं, जिसमें एक जैसे कि अभी हमारी जो सिक्योरिटी एपरेटस है जहां मशीनें रखी हुई हैं देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम में, तो वहां 3 टायर की सिक्योरिटी है। पहली सिक्योरिटी का जो लेवल है वो आईटीबीपी के हाथ में है, दूसरा पीएसी के हाथ में है और तीसरा जो लोकल पुलिस है उसके हाथ में है। और ये बड़ा गंभीर विषय है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे पे 2 व्यक्ति चलते हुए दिखे और बाकायदा ये भी था कि जो जितना मुझे बताया गया और जो हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लियर तो नहीं आ रहा उसमें, लेकिन जो हमने मोबाइल पे देखा उसमें ये दिखा कि दे आर वेयरिंग मास्क। तो 2 व्यक्ति आखिर जा क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है, तो इसको जानने के लिए कल शाम को टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी के साथ मैं स्वयं वहां गया, महाराणा प्रताप स्टेडियम गया और हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और ये लिस्ट भी हम लेके आए हैं वहां से, जिसमें जो मजदूर वहां काम करेंगे, जो काउंटिंग वगैरह का है, उनकी पूरी एक सूची जो है हमें प्रोवाइड की गई। लेकिन हमने एक प्रश्न वहां पर रखा और जिसको मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में भी, चुनाव आयोग के समक्ष भी और रिटर्निंग ऑफिसर्स के समक्ष डालना चाहता हूं कि जब ईवीएम पे शिफ्ट होती हैं कहीं भी, या ईवीएम के रैंडमाइजेशन का है, या ईवीएम की या इलेक्ट्रॉनल कोई प्रोसेस होती है, उसमें चुनाव आयोग निर्दिष्ट करता है और बताता है कि अभी विकलांगों के लिए वोट के लिए लोग जाएंगे, इलेक्शन कमीशन की टीमें जाएंगी, वृद्ध जनों के लिए जाएंगे, ईवीएम शिफ्ट होंगी, ईवीएम जो बीच रास्ते में अगर रोकनी पड़ेगी तो कहाँ पे रुकेंगी, एक एक चीज इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। तो अगर काउंटिंग से रिलेटेड इस तरीके के अगर कोई कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म अगर बनाना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन को यह भी प्रत्याशियों को बताना चाहिए था कि क्योंकि ये काउंटिंग के कार्यक्रम शुरू होंगे और यहाँ इतनी लेबर लगेगी, ये आएंगे, तो वो भी उनको बताया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल पारदर्शिता का है। और मुझे लग रहा है यहाँ पर पारदर्शिता में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ इस रूप में हो रही है कि वो बताई नहीं जाती। अगर वो बताई जाए तब कोई दिक्कत आने की विषय नहीं होता और फिर कोई प्रश्न भी नहीं लगेगा उसमें। अभी आशीष नौटियाल जी बहुत गंभीर अगर वो बात है कि बिल्डिंग के बैक साइड पे अगर वो कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक दल के अगर प्रत्याशी अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि बैक साइड पे भी होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। चारों ओर सुरक्षा का जो घेरा है चारों ओर से होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भारत के लोकतंत्र, भारत के भविष्य की सरकार और उस चाबी जिससे न केवल सांसद, जिससे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारी चाबियां वहीं से खुलती हैं। तो उस ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, इलेक्शन कमीशन की है। राजनीतिक दलों को अपने आज के भविष्य को लेकर नहीं, भविष्य में कभी भी किसी को भी कोई, आज हो सकता है सत्ता में एक दल है, कल दूसरा दल रहेगा, लेकिन इलेक्शन की प्रोसेस साफ सुथरी बनी रहनी चाहिए, पारदर्शी रहनी चाहिए।
इसके लिए मैकेनिज्म ठीक है ठोस होने चाहिए। मनोज और जाने जी, हम वापस आएंगे आपके पास। अनिल थपलियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय मीडिया प्रभारी यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आप सभी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और बात कर रहे हैं सत्ताधारियों में खोट, ईवीएम में हमारे वोट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे अनिल थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, हरीश रावत जी के बयान को कैसे देख रहे हैं, जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की बात कही और कहा कि 2 लोग नजर आ रहे हैं, क्या किसी तरीके की धांधली की जा रही है, ईवीएम का कहीं ना कहीं हैक किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो वोटिंग परसेंटेज का डेटा दोबारा आया है उस पर जो टिप्पणी करी है उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। उसके बाद हनी पाठक जो आपके पास आते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। निश्चित तौर पर स्ट्रांग है ईवीएम का, उसमें एक सुरक्षा की पूरी कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। आवागमन का तो सवाल ही नहीं उठता है। जैसे अभी हमारे स्वामी जी ने कहा है कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा भविष्य वो जो निर्णायक होता है, और इस मसले को लेकर के पहले सवाल उठे हैं। जब कई प्रत्याशियों के भविष्य जो है उसमें उस प्रत्याशियों का भविष्य नहीं है, देश प्रदेश का भविष्य है। और निश्चित तौर पर कि सरकार को उस स्ट्रांग रूम की जहां ईवीएम रखा हुआ है उस सुरक्षा को जब तक काउंटिंग की नहीं आ जाती है तब तक उसको एक व्यवस्थित रूप में और सुरक्षा घेरा इतना तकड़ा होना चाहिए कि सबका विश्वास इसके अंदर है। सब लोगों ने अपना विश्वास एक मुक्त के रूप में दिया हुआ है और अपने प्रत्याशी को मत दिया। तो निश्चित तौर पर कि उसको जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ रही है, आपका माइक ठीक करिएगा जरा। जी हेलो, हाँ जी, कंटिन्यू करिए। तो ईवीएम को लेकर सवाल लेकिन नहीं अनिल जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। अनिल जी आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। हम आपको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अनिल जी की आवाज को ठीक करेगा। हनी पाठक जी। जी यशी जी, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, मैं ये कह रही थी 10 सेकंड उस समय ये मांग रही थी कि मैंने ये कहा कि जो ये ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसमें उन्होंने एक सेंटेंस और ये बोला था कि मानवीय गलती तो फिर भी बैलेट पेपर की वजह से हो सकती है, लेकिन ईवीएम क्योंकि एक मशीन है ये तो इसमें इस प्रकार की मानवीय भूल जैसी दिक्कतें नहीं आती है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, यशी जी प्लीज सबसे पहले, क्योंकि आशीष नौटियाल जी काफी गंभीर और ज्ञानी प्रवक्ता हैं, मुझे एक बार बता दें ईवीएम का सबसे पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, किस विधानसभा में हुआ था? आशीष जी, मेरे नॉलेज भी नहीं है मैडम, आप ही बता दीजिए। आप ही बता दीजिए। मैंने ये भी देखा है भाई मेरे 1982 को भी देखा है, मैंने बीजेपी को भी विरोध करते हुए देखा है कि जब अरे मैं आ रही हूँ। अरे मेरे भाई आप आज भगवा कलर की शर्ट पहने हो, आज आप भगवा कलर की शर्ट पहने हो, थोड़ा सा अपनी बहन की बात सुन लो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इंटरप्ट मत करो आप। 1982 में पहली बार साल में इसका यूज हुआ था और उसके बाद ये हुई थी केरल के परूर विधानसभा सीट से के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया था। और आप जो कह रहे कि आपके भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, मैं उस पर भी आ रही हूं, मैं एकदम पीछे नहीं जाऊंगी किसी चीज पर। 1998 में इस पर 1998 में इस पर बात 1998 में नहीं बन पाई थी और 2000 के बाद सभी लोकसभा विधान तो इस और लाल कृष्ण आडवाणी उन्होंने ये कहा था कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उसके बाद उनको जब समझाया गया था तो वो हर बार इसका उत्तर और चीजें समझने की कोशिश करिए कि हमारे जो बीजेपी के नेता है
वो बार बार उस मशीन पर, क्योंकि 2009 लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी जी और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसका विरोध किया था। उससे पहले जब 1982 से आप आ जाइए 2009 में, तो 82 से 2009 में कितने ज्यादा सालों का डिफरेंस है, आप मुझे बताइए। और ये बताइए कि क्या हर साल में जितने चुनाव होते गए, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों ने ईवीएम का रोना शुरू किया? 1982 से 2009 के बीच के अंतराल की बात मैं आपसे पूछ रही हूँ। दूसरी सब जगहों की पुलिस वहां, और पुलिस भी वहां है, उनकी ड्रेस आईटीबीपी वालों की है, तो आईटीबीपी वहां रहती है। ठीक है हनी पाठक जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम वापस आते हैं आपके पास। आशीष नौटियाल जी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही है, और रखते हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ड्रेस से वो आईटीबीपी वाला ही है, तो ये कोई विश्वास नहीं। मैं भी हो सकता है आईटीबीपी की ड्रेस मैं भी पहन के अगर खड़ा हो जाऊं, तो आप मुझे भी आईटीबीपी वाला। अरे तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। आप ऐसे कैसे आशीष जी, लेकिन मुझे ये बताइए ना, आप कैसे प्रूफ कैसे करेंगे? आप एक कैसे इसको प्रूफ करेंगे? या तो आप उसे प्रूफ करिए कि ये दो व्यक्ति आईटीबीपी वाले नहीं है, या वहां पर सुरक्षा कर्मी नहीं है। आप इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, या हरीश रावत जी इस बात को प्रूफ करेंगे आके? नॉट फेयर। आपकी आवाज कट रही है मैडम, क्योंकि झूठ में बात आवाज करें नहीं होती। तार्किक निकाल के देखता हूं, आवाज हल्की होती है, कटती है वो। चलिए आप आशीष जी बताइए ना, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यशी जी देखिए, तर्क बोलना चाह रहा है तर्क के साथ बात करें, और जो बात करें वो ऐसी बात करें जो कि थोड़ी बौद्धिक विकास क्षमता को दिखाए। इनके हरीश रावत जी की तरह नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सुस्त है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुस्त है, और वीरेंद्र रावत जी के अलावा दूसरी सीटों में जाने वाले भी ना बने। और हाँ, एक पॉइंट मेरा छूट गया, गणेश गोदियाल जी की अभी बाइट चलती है, वो उसमें कहते हैं हमें पूरी तरीके से भरोसा है। हरीश रावत जी को भरोसा नहीं है, क्योंकि पुत्र मोह के लिए उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था, वहां पर जनसभा करना शुरू कर दिए थे। इस तरीके की तानाशाही करते चले आ रहे हरीश रावत, कोई नई बात नहीं। अनुपमा रावत, इनकी पत्नी, ये सब चीजों के टिकट की डिमांड की है। इसी कारण कुछ लोग तो चिड़े भी आपकी पार्टी से इसलिए कि उनका नंबर कब आएगा, और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आशीष जी जवाब दीजिए, उसके बाद अनिल थपलियाल जी और मनोज यानी जी करो। देखो ये पुत्र और पुत्री मोह जो है मैडम, तार्किक जवाब, ये पुत्र पुत्री मोह तो हमने भाजपा में भी देखा है। ठीक है हनी पाठक जी रुकिए। जब अपने पुत्र को टिकट नहीं मिला तो भुवन चंद्र खडूरी जी ने कांग्रेस में भेज दिया। आपकी आवाज कट रही आशीष जी, आगे आशीष जी आवाज कट रही। हनी पाठक जी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, आशीष जी की आवाज ठीक है। आशीष जी आप कंटिन्यू करें। ओके तुम्हें कहना चाह रहा था, पुत्र पुत्री मोह तो हमने भाजपा में भी देखा है। भुवन चंद्र खडूरी जी के राज में जब पुत्र को टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से टिकट दिलवा दिया, और अब देखा फिर दोबारा वापस बुला दिया। तो पुत्र पुत्री मोह की बात तो आप लोग ना करें तो अच्छा होगा। डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला ईमानदार है तो हर चीज में ईमानदारी होगी, सामने वाला बेईमान है तो कहीं भी बेईमानी कर सकता है। हम आज बैलेट पेपर के लिए निश्चित बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर चुनाव होने चाहिए, लेकिन 20 बैलेट पेपर अगर खराब करते हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो ये भी हमने देखा कि सिर्फ 20 बैलेट पेपर में ही किस तरह वो अधिकारी निशान मार रहा था, और जब जीते तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और जब हारे तो वो अधिकारी हार गया। तो उसको हमने भी देखा है। सच और झूठ जो होते हैं मैडम, ये देखकर डिपेंड करता है कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कौन लोकतंत्र को बचा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र को बचाने का काम किया। अगर कांग्रेस पार्टी भी ऐसा सोचती तो आज भारतीय जनता पार्टी होती नहीं। जिस तरह से हम ये कार्रवाई करते हैं, जिस तरह से विपक्ष को नहीं, मेरा सवाल था आशीष जी, मैंने सवाल पूछा आपसे कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो आईटीबीपी के लोग नहीं थे, सुरक्षा कर्मी के लोग नहीं थे। ऐसे तो आप किसी पर भी इल्जाम लगा देंगे, और इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है निश्चित में। और आप लोगों के को कहीं ना कहीं ये इस तरीके की खबरें देकर कहीं ना कहीं उनके मन में भी अविश्वास पैदा कर रहे हैं। रावत जी ने मैडम शक जाहिर किया है, गारंटी नहीं दी है कि वो वही था। एक शक किसी पे भी हो सकता है, शक की कोई वो नहीं होती। और अगर उन्हें शक हुआ है
तो मेरे ख्याल से उसको मुद्दा ना बनाकर उनसे पूछना चाहिए आपको किस चीज पे शक है। और अगर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर उन्हें लगता है कि 10 कैमरे पर्याप्त नहीं, 11वां लगना चाहिए, तो एक और लगा के उनका शक दूर कर दीजिए। ठीक, उन्होंने देखा है और उनकी नजरिया देखने का, ठीक, मुझे नहीं लगता यानी कि प्रॉब्लम सीसीटीवी फुटेज का है, एक और सीसीटीवी लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगर रावत जी को संतुष्टि है देख के तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मनोज अनिल जी, अनिल थपलिया जी आपका आवाज आ रहा है। अनिल जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 कंटिन्यू करिए प्लीज। आवाज आ रही है? जी 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 जी। हाँ, ऐसा है इसी कि एक्चुअली ईवीएम जो स्ट्रांग रूम होता है वो बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच में होता है। लेकिन अगर हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मैंने 2 व्यक्तियों को देखा है, तो वही कदावर नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं और अनुभवी नेता हैं। कई ईवीएम उन्होंने कार्यकाल देखा है चुनाव का, जब मतगणना हाथों से हुआ करती थी। और आज इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, फास्ट तीव्र गति से हो रहा है, तीव्र गति से परिणाम है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो होगी जो कह रहे हैं। और एक तरफ जो ना, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हम कुछ ऐसी कोई बात होगी। लेकिन अनिल जी आपका आवाज फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। अनिल जी, अनिल जी आपकी आवाज में स्पष्टता नहीं है, आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आ पा रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपका माइक कर रहा है। अनिल भैया डायरेक्ट फोन से कर लो आप। हाँ, विदाउट हेडफोन्स अगर आप बात कर सकते तो प्लीज। मेरी आवाज ऐसे ही बोल। हाँ अब आ रही है आवाज। वो एक बहुत बड़ा स्ट्रांग रूम होता है और स्ट्रांग रूम में काफी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा होती है। ठीक है, अनिल जी की आवाज को थोड़ा सा बढ़ाइए प्लीज। रखा जाता है। हरीश रावत जी ने जो बात कही होगी, तो मुझे लगता है कि एक अनुभवी नेता है और पुराने नेता है। और ईवीएम को लेकर कई बार शिकायतें भी हुई है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। काफी क्योंकि एक संदेह पहले तो ये होता था कि वोट को जो वोट देने का तरीका, मत देने का तरीका था, वो दूसरा सिस्टम था। अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आ गई, तो कई जगह ये शिकायतें भी मिली हैं। आजकल जो विधानसभा अपने लोकसभा चुनाव के बीच में ये बटन उसका सपा वाला उसका दबा रहा है तो फूल कमल का आ रहा है, किसी ने कहा कुछ आ रहा है तो किसी ने कुछ। निश्चित ये है, पर ये पुराने नेता है और राजनीति में बहुत बड़ा कदवार नेता है ये। तो इन्होंने कई मतगणनाएं देखे, कई इलेक्शन देखे, कई यानी चुनाव इन्होंने छोटे बड़े निकाय, विधानसभा, लोकसभा अच्छा अनुभव रखते हैं। तो अगर आईटीबीपी के हो, चाहे वो सीआरपीएफ के हो, चाहे किसी के भी व्यक्ति नहीं वहां पे हो, अगर तो संदेह के घेरे में है तो उन्होंने कोई संदेह को देकर ही बोला होगा। नहीं देखिए अनिल जी, उन्होंने ये अभी देखिए आशीष जी इस बात को कह रहे थे, आशीष जी ने अभी इस बात को बहुत स्पष्ट कहा कि हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है इस बात से, लेकिन एक सीसीटीवी अगर एक सीसीटीवी लग जाएगा तो उनका ये जो शक है वो दूर हो जाएगा। वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं, क्योंकि कंफर्म तो वो भी नहीं है ना कि वो लोग कौन है। वो तो अभी जिस तरीके की सफाई आई है उसके मुताबिक तो वो सुरक्षा कर्मी है। नहीं, वो उनका कहना ठीक है, सुरक्षा कर्मी है, लेकिन स्पष्ट तो नहीं हुआ ना कि वो सुरक्षा कर्मी है, कौन है, क्या है, वो स्पष्ट नहीं। उन्होंने एक संदेह जाहिर किया है, उन्होंने छेड़छाड़ी या कुछ करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये संदेह के घेरे में है। और बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, क्योंकि वहां पे 3 घेरे होते हैं, बहुत बड़ी बात। पहले सीआरपी यानी सेंट्रल पुलिस होती है, उसके बाद जो एसटीएफ होती है, उसके बाद जो अपनी स्थानीय पुलिस होती है। तो इस बीच में 2 आदमी व्यक्ति पुलिस की ड्रेस में कैसे नजर आ गए? और घेरा हो तो घेरे में तो 10-5 लोग होंगे, 5-7 लोग होंगे। स्ट्रॉन्ग रूम में तो मुझे लगता है ईवीएम का बहुत बड़ी कड़ी सुरक्षा में रहता है, तो कुछ ना कुछ बात होगी। और हरीश रावत जी ऐसे बोलने वाले तो नहीं है, और शक संदेह तो उत्पन्न होता है उनकी बात से कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है मनोज यानी जी, जैसे कि अभी आशीष जी ने कहा कि उनका शक दूर किया जा सकता है, एक सीसीटीवी कैमरा और लगवा दीजिए, कंफर्म तो वो भी नहीं है। और अगर हम बात करें जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी अपरेटस है जहां ईवीएम रखी जाती है, वहां एक बात जरूर रखी जाती है कि वहां प्रत्याशियों के
जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ स्टेशन कर सकते हैं और वही नज़र रखते हैं साथ साथ सुरक्षा कर्मियों के, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रखा रहता है। और उसी सीसीटीवी कैमरे में जब 2 व्यक्ति जाते हुए दिखे तो ये सवाल उठाया गया, और ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि वहाँ 24/7 एक मैजिस्ट्रेट भी रहते हैं और पूरा लॉग बुक रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है। तो विदाउट मैजिस्ट्रेट कोई कैसे जा रहा है, सुरक्षा कर्मी अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हम जाएंगे। दे आर नॉट बाउंड टू गो देयर। वो जो हमें बताया गया वो ये था कि यहाँ पर जो लेबर है जो व्यवस्था बनाएगी, जो बैरिकेडिंग्स बनाएंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गए हैं, लेकिन दे हैव टू बी गार्डेड, उनको भी सुपरवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बहुत बड़ा लोकतंत्र की जो है भविष्य जो है वहाँ पर सुरक्षित है। हम उसको किसी भी तरीके से उस पर इफ एंड बट या क्वेश्चन मार्क नहीं आने देना चाहते, क्योंकि लोकतंत्र में ये स्वीकार्य होना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं स्वीकार्य होना चाहिए। और रही बात ये जो वोटिंग परसेंटेज की, ये वोटिंग परसेंटेज जब फाइनल आंकड़े जारी किए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि 6% उसमें जो पुराना जो इंटरीम था, क्योंकि जिस दिन चुनाव होते हैं, जैसे मैं अगर टेहरी लोकसभा की बात करूं तो 2494 के करीब बूथ हैं, तो 2494 बूथों में जो इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं वो प्रत्याशी के जो एजेंट्स होते हैं उनको फॉर्म 17 देते हैं, और फॉर्म 17 जो है वो उसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है, जिसमें वोटिंग मशीन की आइडेंटिफिकेशन, बैलेट जो बॉक्स है उसकी बैलेट यूनिट के बारे में जानकारी होती है, कितने वोट पड़े हैं, कितने इलेक्टोरल्स थे और कितने वोट पड़े हैं, इस वोट कास्ट होने की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 17 को अपलोड किया जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि वो जैसे ही जहां इलेक्टोरल ऑफिसर हैं अगर वो अपने अपने स्कैन कर, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को उसको अपलोड कर देना चाहिए साइट्स में। अगर वो हो जाए तो कभी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़े जारी किए और उसमें जो वोट प्रतिशत था उसमें 6% का वृद्धि हुई, और यहाँ तक कि तमिलनाडु वगैरह जो राज्य हैं वहां पर वोट प्रतिशत में बल्कि गिरावट है वहां। तो ये कैसे हो सकता है कि वहां गिरावट आ गई और यहाँ बढ़ गई, जबकि ये माना जाता है कि 5 बजे तक, क्योंकि वोटिंग होनी है, जो लोग 5 बजे तक एंटर कर जाते हैं उनको वोट कास्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है, चाहे वो फिर 8 बजे, रात के 8, 10, 11 जितने भी बजे वो वोटिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए हर बारी आंकड़े जो है बढ़कर आ जाते हैं, और वो लेकिन उनका आंकड़ा जो होता है 1.5 से 2-2.5%, ज्यादा से ज्यादा 3% होता है। लेकिन जब 6% बढ़ा तो उसने सवाल पैदा किए कि फॉर्म 17 क्यों नहीं इमीडिएटली अपलोड किया जाता, क्योंकि फॉर्म 20 जो होता है जिसमें पोलिंग। मनोज जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? ये तो पहले भी होता रहा है। नहीं, लेकिन नहीं, वो 1-2 दिन के अंदर पूरे आंकड़े आ जाते थे। ये पहली बार हुआ है कि 11 दिन के बाद फाइनल आंकड़े आए हैं। इलेक्शन कमीशन ईवीएम, देखिए हनी जी जो बात कर रही थी टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, और मैं उसके पक्ष में भी हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि तुरंत रिजल्ट्स सामने होना। अगर इलेक्शन कमीशन के फाइनल आंकड़े आने में 11 दिन का समय लग रहा है एक इलेक्शन के वोट कास्ट होने के बाद, तो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप आज भी उसी युग में रह रहे हैं जिस युग में बैलेट पेपर, बल्कि बैलेट पेपर के टाइम पे जल्दी हो जाया करता था ये, लेकिन आज 11 दिन लग रहे हैं। तो आप टाइम, आपको प्रीशियस टाइम आप बचा कहाँ रहे हैं, जिस बात के लिए आप ईवीएम को, एक तर्क आता है कि हम ईवीएम को इसलिए करते हैं कि टाइम पे आ जाते हैं। अभी भी 7 चरणों में इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब इतना लंबा जो हनी पाठक जी क्या कहना चाहते हैं, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का सिस्टम फुल प्रूफ और हनी पाठक जी बेस्ट प्रूफ नहीं है जी। ठीक है, हनी पाठक जी आवाज आ रही है आपको?
हाँ आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है यशी जी? जी, क्या कहना चाहते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी यशी को जी, का are you getting इस्तेमाल my आप voice? इसलिए करना चाहते हैं ताकि समय की बचत हो, लेकिन यहाँ पर भी उतना ही समय लग रहा है, 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो आखिर आपको बेनिफिट कैसे मिल रहा है? और ये परसेंटेज का जो घटाव और बढ़ाव की बात अभी यहाँ पर धानी जी कर रहे थे। देखिए ऐसा है यशी जी, हम सरकार है, चुनाव आयोग एक अलग प्रक्रिया बिल्कुल होती है। हमने खुद भी चुनाव आयोग से भी किया है और चुनाव आयोग से शिकायत सिर्फ हमने ही नहीं करी है, कांग्रेस विपक्ष के लोग भी किए, सॉरी गठबंधन के लोग, तो विपक्ष एक नहीं रह गया है, तो गठबंधन के लोग भी वहां जाकर शिकायत की, निस्तारण उनका भी हुआ है। तो चुनाव आयोग एक प्रक्रिया है, आप जाएं चुनाव आयोग से पूरी डिटेल लें और हमें भी सार्वजनिक करें और कमियां बताएं, जिससे हम भी जाकर अपनी शिकायतें और बुलिंदा लेकर जाएं और बताएं कि ऐसा गलत हुआ था, वैसा गलत हुआ। तो चुनाव आयोग तो वो है जो नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनके राहुल गांधी को भी नोटिस दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ये इन्हीं को नोटिस दिया, देश के प्रधानमंत्री को जो चुनाव आयोग नोटिस दे सकता है वो चुनाव आयोग होता है, न कि कोई किसी राज्य की सरकार होती है, किसी देश की सरकार होती है। चुनाव आयोग एक अलग प्रणाली है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, यशी जी आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस यशी जी, जी कंटिन्यू करिए प्लीज। आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस कंटिन्यू। हाँ दूसरी बात यशी जी देखिए, हाँ दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ, 1970 और 1980 के दशक के दौरान अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी कि क्या हुआ करती थी, जरा इनसे आशीष नौटियाल जी को मैं बताऊं क्योंकि फिर ये कहेंगे मुझे नहीं पता। इस दौरान चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो गई और उम्मीदवार धन और बल के जरिए चुनाव में विजयी होने के बूथ कैप्चरिंग का नया हथकंडा अपनाने लगे। ईवीएम तो बहुत बुरी चीज है, 1982 में क्यों इसको ले आए सरकार, क्यों ले आए प्रभु? क्योंकि उस समय न्यूज की हेडलाइन ही हुआ करती थी कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। ये शोर गजब का शोर होता था। तो उसके बाद इन्होंने ईवीएम लाई, बिल्कुल लाई, सटीक मशीन है, इसको उठा के कोई नहीं भाग सकता। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी, दोनों की बातों का जवाब है। अनिल थपलियाल दिग्गज नेता है, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। तो एक बयान मैंने सोचा भूली बिसरी यादों के पन्ने से मैं भी निकाल दूं, जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। ये भी एक भूली बिसरी बातें हैं जो लोग भूल गए थे, मैं सोची आज आपके चैनल पर याद दिला दूं। बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े समझदार नेता हैं, जो बोलते हैं बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। तो वही हरीश रावत जी ने यह भी बयान दिया था, बड़ा सोच समझ के बोला था, क्योंकि उन लोगों के कांग्रेस के खून में है, 70 सालों से भ्रष्टाचार किए हैं। और क्योंकि अभी थपलियाल जी 1 मिनट, आपकी बहन 1 सेकंड बस और लेगी, मुश्किल से 5 सेकंड। तो जो बोला है बड़ा सोच समझ के बोला है, इनके खून में। अगर मैं अभी ये 450 हो गया, मैं अगर आपको फेरिस्त गिनाने लग गई तो मुझसे लिख के ले लीजिए, 5 से ऊपर हो जाएगा। तो उनके तो पूरा पूर्वज ही करते चले आ रहे, जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो बड़े सोच समझ के उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को खाने का काम दिया है। जी ठीक है अनिल थपलियाल जी, फटाफट बात आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद आशीष। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, इतनी बहस इसमें एजेंडा नहीं बनना चाहिए कि यह केवल चुनाव प्रक्रिया को आसान नहीं करती है, बल्कि विश्वसनीयता भी बढ़ाती है। और इससे मतलब तो होती, लेकिन 11 दिन का समय क्यों लगा? पहली बात ये। विदाउट हेडफोन्स बात करिए आप प्लीज अनिल थपलियाल जी। दूसरी बात, अनिल थपलियाल जी विदाउट हेडफोन्स बात करिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी इन्होंने कहा कि वो जो बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, तो मैंने बता दिया सोच समझ के ये भी बोले थे। सेंटेंस तो सेंटेंस है ना। पार्टी जब से वोटिंग मशीन आई है, अपना ईवीएम आई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, भाई देखिए संदेह के घर क्यों चर्चा में रहती है। जब बैलेट बॉक्स द्वारा पहले पर्चियों के द्वारा हम बैलेट बॉक्स में डालते थे और मतगणना होती थी, विस्तार से होती थी, बड़ी प्रोटेक्शन होती थी, वहां भी यही घेरे होते थे, बड़े स्ट्रांग रूम होते थे और चारों तरफ कैमरे होते। उस समय कैमरों की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, आज तो बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉनिक
अपना बहुत ज्यादा तीव्र गति दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। 1982 में ये लागू किया था और वहाँ कैमरे की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो सोचिए 70 साल से लगातार कैसे जीतते चले आ रहे हैं। सुर्खियों में क्यों है, क्यों? और जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सरकार में आई है, मुझे लगता है ईवीएम उस समय से 80-82 दशक तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 14 के बाद की मैं बात करूं तो इतना ज्यादा ईवीएम प्रचार हो गया है कि ईवीएम जो भी सवाल उठाता है ईवीएम पे उठाता है। हालांकि ये एक बहुत चुनाव प्रक्रिया की एक बहुत सरल प्रणाली है और बहुत तो अनिल दपलियाल जी, अभी आपने हरीश रावत जी की बात को जायज भी तो ठहराया। आपने कहा, आपने खुद ही कहा कि वो एक मंजे हुए नेता है जी, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। आप ये बताइए ना, अभी स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि वहां पे जो है, जो भी एक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट का एक परमानेंट एक ड्यूटी होती है, तो और जब तक मतगणना वो नहीं होती है तब तक उनका होता है, लेकिन इसके बाद बिना परमिशन के, बिना लिखित परमिशन, ब्लैक एंड व्हाइट के कोई भी व्यक्ति उस स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है, इधर उधर भी फैल नहीं सकता। केवल वर्दीधारी, वो भी वर्दीधारी भी स्ट्रॉन्ग रूम के बहुत नियर नहीं होते हो, उनके घेरे होते हैं, 3 घेरे होते हैं उसमें। तो पहले उसमें सेंट्रल पुलिस होती है, फिर एसटीएफ होती है, उसके बाद स्थानीय पुलिस होती है। तो इसके बावजूद भी अगर 2 आदमी अगर उन्होंने कहा, तो मुझे लगता है कि भाई पुराने नेता हैं तो उनको अनुभव है कि बैलेट बॉक्स और ईवीएम में उन्होंने अंतर बता दिया। ये अंतर है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने, संदेह के घेरे में तो है, ऐसी बात तो नहीं है। चलिए ठीक है, आशीष नौटियाल जी फटाफट अपनी राय दीजिए इस पर। देखिए मैडम, ये है कहने का होता है जब चंडीगढ़ जैसे चुनाव में इन्होंने जहां बैलेट पेपर से बहुत कम वोट थे वहां बेईमानी कर दी, तो यहाँ तो बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है, एक प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव, तो यहाँ तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहां पर तो ये बताने की कोशिश की ना कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ईवीएम में ऐसा नहीं होता। पहले की सरकारें अलग थी, पहले सरकारें अलग तरीके से काम, पहले कैमरे नहीं हुआ करते थे, अभी तपलियाल जी ने बोला, बिल्कुल तब भी ईमानदारी थी। आज कैमरे हैं, कितनी बेईमानी है, चोरी होती थी, अभी तपलियाल जी ने कहा चोरी हो रही है। के अंदर देखिए कैमरे के, अरे कितने बड़े लोग हैं, धुरंधर हैं। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड होते हैं चोरी के लिए, उस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, वक्त की कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और हरीश रावत के इस बयान की हम बात आज कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें 2 लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ बताया, 11 दिन बाद ये वोटिंग परसेंटेज ऑफिशियल किया गया, उसको लेकर भी सवाल उठाए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही।